ठीक है जी। सो करंट अकाउंट डिफिसिट में जब आपने लोगों को ज्यादा पैसे देने हो और लोगों से कम पैसे वसूल करने हो तो इसको कहते हैं करंट अकाउंट डिफिसिट। ठीक है जी, यानी आपकी इंपोर्ट ज्यादा है और आपकी एक्सपोर्ट्स कम, तो इसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इंशाल्लाह एक टॉपिक है, पढ़ेंगे तो उधर आपको क्लियर हो जाएगा। 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंसिंग अकाउंट। तो उधर इंशाल्लाह आपको फिर ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जी। कोई और पॉइंट? जी किसी ने अगर कुछ पूछना हो तो पूछें। जी अजहर कोई सवाल? चलो ठीक है, मतलब कोई भी नहीं है ना। तो कल हमने शुरू किया था टैक्सेशन और उसके हमने पढ़े थे फंक्शन कि इसके 2-3 तरह के फंक्शन या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फिस्कल फंक्शन या ऑब्जेक्टिव्स कि कहाँ कहाँ से हमने किस तरह रेवेन्यू जनरेट करना है, उसको फिर एलोकेट किस तरह करना है। रेगुलेटरी का मतलब ये कि अगर समटाइम्स हुकूमत किसी चीज की कंजम्पशन को रिड्यूस करना चाहती हो, रेगुलराइज करना चाहती हो, तो उस पर ज्यादा टैक्स लगा के उसकी कंजम्पशन को कम करे थे, खासकर ये नारकोटिक्स वगैरह के प्रोडक्ट जो होते हैं। इंसेंटिव, अगर किसी इंडस्ट्री को हुकूमत ने बूस्ट करना है तो उस पर कम टैक्स लगा के उसको प्रमोट कर लेती है। तो ये हमने पढ़े थे इसके फंक्शन। अब हम आ जाते हैं कैनन ऑफ टैक्सेशन या प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। ये एडम स्मिथ ने प्रेजेंट किए थे कि टैक्स सिस्टम के कुछ उसूल्स होने चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, और वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं या कौन कौन से कैनन्स हैं। कैनन ऑफ इक्विलिटी, यार इक्विलिटी का मतलब ये है कि लोगों को उनकी दौलत के हिसाब से टैक्स देना चाहिए। ये ना कि अमीर भी एक तरह का टैक्स दे और गरीब भी एक तरह का टैक्स दे, बल्कि उन्होंने एक टैक्सेशन की बात की, इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब ये है कि अमीर ज्यादा टैक्स देंगे और गरीब कम टैक्स देंगे। तो जो बंदा ज्यादा इनकम कमाएगा वो ज्यादा टैक्स देगा और जो बंदा कम इनकम कमाएगा वो कम टैक्स देगा। तो इसको कहते हैं इक्विलिटी। ऐसा ना हो कि गरीब तो टैक्स दे और अमीर टैक्स ना दे, तो ये भी इक्विलिटी की बात नहीं है। तो इन अदर वर्ड्स कि हायर टैक्स फॉर द रिच पीपल एंड लोअर टैक्स फॉर द पुअर पीपल। ठीक है जी, तो इन्होंने ये बात की जी। पहले पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन? जी ये आखिर में उन्होंने वो वही बात की थी, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर यानी अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। तो अमीर ज्यादा टैक्स देंगे, हायर टैक्स फॉर द रिच पीपल एंड लोअर टैक्स फॉर द पुअर पीपल। क्लियर बात? तो इनको कहते हैं इक्विलिटी। तो टैक्स का पहला उसूल ही होना चाहिए कि इक्विलिटी। जी पहले पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? ठीक है आसिफ, मुस्कान। कैनन ऑफ इक्विलिटी का मतलब ये है, आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया तो आई रिपीट के इंडिविजुअल को या लोगों को उनकी सलाहियत या ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू टैक्स देना चाहिए। मतलब जो लोग ज्यादा पैसे कमाएंगे उस पर हाई टैक्स आएगा, जो लोग पैसे कम पैसे कमाएंगे उस पर लो टैक्स आएगा। तो इक्विलिटी होनी चाहिए। कैनन ऑफ सर्टेनिटी, यार दूसरा उसूल जो दूसरा उसूल ये है टैक्सेशन का, एडम स्मिथ ने कहा कि यार सर्टेनिटी हो, यार बंदे को पता हो कि यार मैं अगर इतना इनकम कमाऊंगा तो मुझ पे कितना टैक्स लगेगा, मैं अगर इतना इनकम कमाऊंगा तो मुझ पे कितना टैक्स लगेगा। एक सर्टेनिटी हो ना उनके सामने। जिस तरह फॉर एग्जांपल आजकल के जो स्लेव्स हैं, इसको स्लेव बोलते हैं ना,
सैलरी के लिए कि यार अगर 0 से जिसकी इनकम 6 लाख तक हो ना, तो उस पे सालाना, तो उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर जी। लेकिन अगर 6 लाख से फॉर एग्जांपल 10 लाख तक हो, तो उस पे ना फॉर एग्जांपल 2% लगेगा। ठीक है जी। 10 लाख से अगर किसी की इनकम फॉर एग्जांपल 15 लाख तक हो, तो फॉर एग्जांपल उसने कहा है 4% टैक्स लगेगा। तो एक सर्टिनिटी हो कि यार मेरी इनकम कितनी होगी तब मुझ पे कितना टैक्स लगेगा, और मेरी इनकम अगर इतनी होगी तो तब मुझ पे कितना टैक्स लगेगा, ताकि टैक्स पेयर उसके लिए तैयार हो कि मैं इतना इनकम कमाऊंगा तो मैं हुकूमत को इतना पे करूंगा, मैं अगर इतना इनकम कमाऊंगा तो मैं इतना। अगर सर्टिनिटी ना हो तो फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है और टैक्स पेयर कंफ्यूज होते हैं कि यार मैंने कितना टैक्स देना है, अगर मेरी इनकम ये होगी तो तब मैं कितना टैक्स दूंगा। तो अगर ये सर्टिनिटी ना हो तो फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है जी। और फिर जो टैक्स पेयर होता है वो कॉन्फिडेंस फील नहीं करता टैक्स देने में। ठीक है जी। तो अगर आपको पता हो कि यार मैंने इतनी इनकम पे इतना टैक्स देना है, तो इंसान मेंटली भी वैसे प्रिपेयर हो जाता है। तो यार फ्रेंकली स्पीकिंग मैं आपको एक बात बता दूं ना, फ्रेंकली स्पीकिंग खफा मत होना, इस बात टैक्स देना है। क्लियर जी। कैनन ऑफ कन्वीनियंस। अच्छा, इन 2 पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन? इक्वलिटी में और सर्टेनिटी में कोई कंफ्यूजन? यार ये देखो ना, सर्टेनिटी में कि किस टाइम पे करना है, किस तरह पे करना है और किस मोड में पे करना है। ठीक है जी। तो ये आप जिस तरह नॉर्मली हम रिटर्न सबमिट करवाते हैं 30 सितंबर को, तो मतलब सितंबर से शुरू हो जाते हैं। क्लियर जी। तो हमारा टाइम वही होता है, किस तरह पे करना है, नेशनल बैंक में हम पे कर लेते हैं, और कितनी अमाउंट तो वो फिर हम देख लेते हैं कि कितनी हम फॉल करते हैं उसमें। जी बाकी भी जरा बताएं कि इन 2 पॉइंट्स में अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मैं आगे जाऊं। कैनन ऑफ कन्वीनियंस, या टैक्स पे करने में टैक्स पेयर को आसानी हो। ऐसा ना हो कि वो बेचारे एक तो टैक्स दे, लंबी कतार में खड़ा रहे, लंबे लंबे फॉर्म भरता रहे, और आखिर में वो थक जाता है ना कि यार एक तो मैं बीइंग ए गुड सिटीजन टैक्स पे कर रहा हूँ, एक मुझे इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, तो वो फिर उधर डिस्करेज हो जाता है। ठीक है जी। तो टैक्स का सिस्टम इस तरह होना चाहिए कि वो आसानी से टैक्स पे कर ले, जिस तरह आजकल का सिस्टम आ चुका है, भाई आप कंप्यूटर पे बैठ के रिटर्न सबमिट कराओ, चालान निकालो, ऑनलाइन पेमेंट करो मोबाइल से। ठीक है जी। तो एडम स्मिथ भी यही कहता है कि यार टैक्स का सिस्टम आसान होना चाहिए, ताकि टैक्स पेयर को या जो बंदा टैक्स दे रहा हो उसके लिए आसानी हो। ऐसा ना हो कि लंबे लंबे फॉर्म वो भरे, ठीक है ना, और फिर जाके बैंक के सामने और एफबीआर के सामने धक्के खाएं, तो फिर ये सही तरीका नहीं है। उनको ये भी पता हो कि मैंने टैक्स किस तरह पे करनी है, मतलब मोड ऑफ पेमेंट क्या होनी चाहिए, किस तरह मैंने पेमेंट करनी है। ठीक है। लेकिन ये आप लोगों की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में लोगों में इतनी कोई पॉइंट कैनन ऑफ कन्वीनियंस में कोई पॉइंट? मैंने कहा लेकिन भाई कि कन्वीनियंस का मतलब ये है कि टैक्स पेयर को टैक्स पे करने में आसानी हो। ठीक है। अगर टैक्स पेयर लंबे लंबे फॉर्म भरता जाए, क्या टैक्स टैक्स के लिए ये फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो, और उसको सारे लोग तो टेक्निकल नहीं होते ना भाई, ऐसे ऐसे लोग हैं बहुत अमीर अमीर लोग कि वो अनपढ़ है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है जी। वो उसको फॉर्म भरना नहीं आता, या उसको वो तरीका नहीं आता। तो टैक्स का तरीकेकार आसान होना चाहिए, ताकि एक लेमैन बंदा, एक आम बंदा भी टैक्स के फॉर्म को भर ले और टैक्स आसानी से और सुकून से जमा करवा सके एफबीआर को। सही है भाई। तो मैंने ये कहा, अब क्लियर है कि नहीं? सिस्टम आसान होना चाहिए, टैक्स का सिस्टम आसान हो, ताकि एक आम बंदे को भी समझ आ जाए। कैनन ऑफ इकोनॉमी। कैनन ऑफ इकोनॉमी का मतलब यह है कि टैक्स का चौथा उसूल जो है वो ये होना चाहिए कि ये इकोनॉमिकल हो, ये फायदेमंद हो। ऐसा ना हो कि टैक्स से कलेक्शन कम हो और जो लोग टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें ज्यादा हो, यानी हुकूमतों को उसका कोई फायदा ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी सर्वे हुआ था कि टैक्स कम कलेक्ट हो रहा है, और जबकि लोगों की जो एफबीआर की डिपार्टमेंट के लोगों की तनख्वाहें वो बहुत ज्यादा है।
ठीक है, तो ये तो इकोनॉमिकल नहीं हुआ ना। अगर फॉर एग्जांपल आपकी 100 रुपए की टैक्स कलेक्शन हुई एफबीआर की और वो डिपार्टमेंट के लोगों को 120 रुपए जाके तनख्वाह दे रहे हैं, तो फिर तो टैक्स डिपार्टमेंट का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इकोनॉमिकल होना चाहिए, फायदेमंद होना चाहिए कि जो बंदा टैक्स कलेक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल एफबीआर की डिपार्टमेंट, उनको उनको कम कास्ट पड़े जबकि फायदा उनको ज्यादा हो, यानी कास्ट ऑफ कलेक्शन कम हो, ठीक है, और रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो। तो इकोनॉमी का मतलब ये कि टैक्स का जो चौथा उसूल है वो ये कि टैक्स फायदेमंद हो। फायदेमंद का मतलब ये है कि कास्ट ऑफ कलेक्शन, ये टैक्स को कलेक्ट करने पे कम खर्च आए जबकि कलेक्शन जो टैक्स रेवेन्यू है वो ज्यादा हो। क्लियर? तो अगर आपकी कास्ट ऑफ कलेक्शन एफबीआर की डिपार्टमेंट के लोगों की तनख्वाह या जो लोग एफबीआर में काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह ज्यादा हो रही हो और टैक्स कलेक्शन कम हो रहा हो, तो फिर तो टैक्स का कोई फायदा ही नहीं हुआ। सही है? तो इकोनॉमिकल होना चाहिए, एडवांटेजेस होना चाहिए। जी, कैन ऑफ इकोनॉमी में कोई मसला? कि कास्ट ऑफ कलेक्शन कम हो जबकि रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट हो, तो इसको कहते हैं इकोनॉमिकल। जी, इकोनॉमी में कोई मसला? यार इकोनॉमी क्लियर है कि नहीं? जी, सुंदर शमीन, आप लोगों को भी क्लियर है? नहीं तो किस तरह टैक्स पे करेंगे? टैक्सेस पे तो नॉर्मली सैलरी पे तो नॉर्मली टैक्सेस कम होती है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 की रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना, और एफबीआर का जो कास्ट आ रहा है उस पर 120, तो हम तो सिर्फ एफबीआर की बात नहीं ना, हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना। तो कलेक्शन का तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ ना। और इस 120 में ये रेवेन्यू भी शामिल है, ठीक है ना। इन्होंने जो तनख्वाहें ली है ना उससे भी टैक्स कलेक्ट करके ना वो भी इसमें शामिल है, ठीक है ना। सुन 10, उन्होंने 120 की जो तनख्वाहें दी हैं उससे भी जो टैक्स कलेक्ट किया है ना वो भी इस 100 में शामिल है। तो सब कलेक्शन करके, चाहे एफबीआर की डिपार्टमेंट से हो चाहे अदर दिन एफबीआर की डिपार्टमेंट के लोगों से हो, सबकी कलेक्शन जमा करके पूरी इकोनॉमी की वो 300, जबकि खुद उनकी जो तनख्वाहें बन रही है एफबीआर की डिपार्टमेंट की वो बन रही है 120, ठीक है जी। तो फिर तो लॉस में चले गए, तो फिर डिपार्टमेंट का फायदा क्या हुआ? तो इसका मतलब ये सुन बस, एफबीआर वालों से तनख्वाहें डिडक्ट करके भी हमारी रेवेन्यू 100 बनी, तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ। इन अदर वर्ड्स कि टैक्स का सिस्टम प्रॉफिटेबल होना चाहिए। मैं आपको आपकी जुबान में समझाता हूं कि आपकी कलेक्शन ज्यादा हो और आपकी पेमेंट्स कम हो, तो तब ये इकोनॉमिकल होगा, अदरवाइज ये इकोनॉमिकल नहीं होगा। अब भी क्लियर नहीं है? सुन दस, अदर कैनन्स प्रोडक्टिव होना चाहिए। प्रोडक्टिव का मतलब ये है कि ये एक इकोनॉमिकल। क्लियर जी? इलास्टिक होना चाहिए। इलास्टिक का मतलब ये है कि अगर हुकूमत के एक्सपेंडिचर बढ़, ये किस में, सेकंड पैराग्राफ में किस में जी, किस कैनन में सलमान? चलो मैं खत्म कर आपको समझा दूंगा सेकंड पैराग्राफ में।
ये वाला टैक्स इज इकोनॉमिकल व्हेन द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग इट इज स्मॉल एंड व्हेन द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड इज इक्वल टू ट्रेजरी व्हिच मींस टू अमाउंट गेट्स लॉस्ट इन मिडिल ऑफ द टैक्स कलेक्शन प्रोसेस। ये वाला इसका मतलब ये है कि यार जो टैक्स कलेक्शन हो रही है उसकी कास्ट उसको कम होनी चाहिए, ठीक है जी। और मिडिल फॉर एग्जांपल यार मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मली टैक्स कलेक्शन में बड़े प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, टॉप फिर मिडल, ठीक है ना, और फिर जाके आपका टैक्स पेयर, फॉर एग्जांपल इफ बिहार का डिपार्टमेंट, ठीक है, फिर इसमें आपके मिडिल मैनेजमेंट के लोग जो इंस्पेक्टर वगैरह के लोग होते हैं, और फिर आपका टैक्स पेयर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं यार कि अगर आप इसको इग्नोर कर लेना और टैक्स पेयर खुद इफ बिहार जाके टैक्स जमा करवाएं, क्योंकि इधर जो लोग शामिल होते हैं ना इंस्पेक्टर लेवल वगैरह के लोग, ये मतलब बहुत वो कर देते हैं, हंकी पंकी करते हैं ना, हीरा फीरे कर लेते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से भी कास्ट ज्यादा पड़ती है। तो अगर ये मिडिल मैनेजमेंट हटा दे आप और टैक्स पेयर जाके सिस्टम ऐसा हो, ठीक है, कि सुकून से जाके वो इस बिहार में टैक्स जमा करा दे और मिडिल मैनेजमेंट की जो गैर जरूरी लोग है उसको आप हटा दे, तो उसकी सैलरी वगैरह भी कम हो जाएगी और ये तब इकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं यार, आपका पता नहीं कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, फिर पता नहीं लगी यार इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, कोई कितने कितने लोग। वो कितने कि ये मिडल के जो लोग हैं इसको अगर हटा दिया जाए, ठीक है ना, और सिर्फ ये कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के लोग हो, तो फिर इससे आपकी सैलरी सेविंग हो जाएगी, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये था, तो प्रोसेस भी आसानी हो जाएगी और आपकी वो सैलरी वगैरह भी आपकी कम पड़ जाएगी, तो तब ये इकोनॉमिकल हो जाएगा। ठीक है, अक्सर 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 टैक्स पेयर की जो टैक्स है ना वो यहाँ तक पहुंच जाती है, वो जाके ऊपर जाती ही नहीं है, क्योंकि वो इधर हीरा पीरी करके ना उसके साथ डीलिंग वगैरह करके वो टैक्स कम कर लेते हैं, सही है जी। तो इसका मतलब ये था सलमान, यही हकीकत है भाई। इंशाल्लाह आप लोग जाओगे तो आप खुद देख लोगे भाई। मैं जी, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब ये कि अगर हुकूमत के एक्सपेंडिचर, टैक्स का सिस्टम ऐसा होना चाहिए, एक और उसूल है कि अगर हुकूमत के एक्सपेंडिचर कम ज्यादा हो रहे हो तो फिर उसको टैक्स इलास्टिक करना चाहिए, उसको टैक्स भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए। अगर हुकूमत के एक्सपेंसेस कम हो रहे हो तो फिर उसको टैक्स भी कम करना चाहिए। हुकूमत ने एक्सपेंसेस को देखकर अपना टैक्स इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहिए। यानी एक अच्छे सिस्टम में एक टैक्स का एक उसूल ये भी होना चाहिए कि अगर एक्सपेंसेस कम या ज्यादा हो रहे हो, सही है ना, तो उसके मुताबिक वो टैक्स को एडजस्ट करे, टैक्स भी ज्यादा या कम करे। तो इलास्टिक का मतलब ये, फ्लेक्सिबिलिटी का तकरीबन यही मतलब है कि अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस वो चेंज भी हो सकता हो, आपका टैक्स फ्लेक्सिबल हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी हालात सख्त हैं तो आप टैक्सेस का रेशो थोड़ा कम कर दो, जब हालात साजगार हो जाएंगे तो फिर टैक्सेस का रेशो बढ़ा दो। तो एक टैक्स सिस्टम फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसमें आप एडजस्टमेंट कर सको। इन गुड, जब इकोनॉमी ग्रोथ कर रही हो तो आप ज्यादा टैक्स लगाओ, ठीक है जी। अगर इकोनॉमी स्टेगनेंट हो, यानी डाउनफॉल पे हो, डाउन टर्न पे हो, रिसेशन स्टेज पे हो, तो आप कम टैक्स लगाओ। तो एक टैक्स का एक उसूल ये भी होना चाहिए कि एक फ्लेक्सिबल हो, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस आप उसको एडजस्ट कर सकें। मैंने आपसे कहा सिंपल भी होना चाहिए कि तरीकेकार सिंपल हो, लंबे लंबे फॉर्म ना भरें, ठीक है ना, सिंपल आसान तरीके से एक फॉर्म भर के ना डिपार्टमेंट को टैक्स जमा कराओ, जान छुड़ाओ। डाइवर्सिफाई हो, कैनन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये कि एक चीज पे टैक्स ना लगे बल्कि मुख्तलिफ चीजों पर भी टैक्स लगाना चाहिए। एक टैक्स का एक उसूल ये भी हो कि एक चीज पे टैक्स ना हो बल्कि बहुत सी चीजों पे टैक्स हो, तो फिर क्या होगा, बहुत सी चीजों पे टैक्स होगा तो हुकूमत को रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगी। सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि सोसाइटी के लिए भी टैक्स सिस्टम अच्छा हो, जो टैक्स कलेक्शन हो उसको
सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए यूज किया जाए। तो ये थे पॉइंट्स, आज थोड़े से साफ साफ बातें भी हो रही हैं, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग आएंगे तो सिस्टम ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने जाके बड़े बड़े सीटों पे बैठना है, तो इंशाल्लाह होप सो कि पाकिस्तान को तो तालीम याफ्ता लोगों ने लूट लिया भाई, रेडियो वाला कितना लूटेगा उसको। फिस्कल एडुकेसी का भाई मेरे मतलब ये कि आप हुकूमत के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि यार हमने इतना रेवेन्यू, मतलब फॉर एग्जांपल हमने इतने एक्सपेंडिचर करने हैं, तो फिर उसके लिए रेवेन्यू भी उतना कलेक्ट कर ले कि हुकूमत ने जितने एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट लगाया है, बजट लगाया है, उसके मुताबिक उसकी रेवेन्यू भी जनरेट हो, उसके पास सफिशिएंट रेवेन्यू भी अवेलेबल हो उस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए। तो उसको कहते हैं फिजिकल एडुकेसी, फिजिकल एडुकेसी। ठीक है, कि उसने जितना एक्सपेंस करना है, उसने जितना एक्सपेंडिचर करना है, तो उसके मुताबिक उनके साथ फंड भी उतने अवेलेबल हो, उनके पास उतने रेवेन्यू भी अवेलेबल हो। तो अब अगर कैनन से सवाल आया तो अब खुद आपसे कहा कि यार 5-6 लिख लो, तो बस आप 5-6 लिख लो, सवाल के मार्क्स को देके उतना लिख लेना। तो जी कैनन ऑफ टैक्सेशन में कोई मसला या प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन में कोई मसला, अब आप शाबाश पूछें। शाबाश, एक 2 मिनट ले शाबाश। जी सारे इतने खामोश है क्लास में, तो लोग आपसे बात नहीं कर सकते। टाइप ऑफ टैक्सेस, टाइप ऑफ टैक्सेस, regressive taxes, proportionate taxes and progressive taxes। या regressive taxes का मतलब ये है कि अमीरों पे कम टैक्स और गरीबों पे ज्यादा टैक्स। ये इसका अपना लॉजिक है। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि यार गरीब तो वैसे भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, क्लियर जी, और अगर हम अमीरों पे भी ज्यादा टैक्स लगाए लेंगे तो वो भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो फिर तो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि गरीब तो वैसे भी कंट्रीब्यूट नहीं करे, इसको तो छोड़ दो। अमीरों पे कम टैक्स लगाएंगे तो वो मोटिवेट होंगे आगे जाके इन्वेस्टमेंट की तरफ, क्लियर जी। तो रेग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब ये कि लोअर टैक्स ऑन रिच पीपल एंड हायर टैक्स फॉर पुअर पीपल। तो इसका अपना एक वो लॉजिक है। प्रोपोर्शनल टैक्स का इसके अगेंस्ट, ये प्रोपोर्शनल टैक्स पढ़ते हैं हम, इसके अगेंस्ट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन चलते हैं। रिग्रेसिव टैक्सेशन और प्रोपोर्शनल रिग्रेसिव टैक्सेशन और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एक दूसरे के एंटीनम्स हैं, अपोजिट्स। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं कि नहीं यार, अमीरों पे ज्यादा टैक्स और गरीबों पे कम टैक्स। ठीक है जी। प्रोपोर्शनल टैक्स कहता है कि नहीं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सेम तरह का टैक्स दोनों देंगे। भाई जो 1 लाख कमाए वो भी फॉर एग्जांपल 10 रुपया टैक्स देगा, ठीक है जी, और जो 1000 कमाए वो भी 10 रुपया टैक्स देगा। जिस तरह से टैक्स में होता है, चाहे अमीर हो सुबह एक टूथपेस्ट ले, या चाहे एक गरीब हो सुबह टूथपेस्ट, दोनों ने 17% टैक्स देना है। ठीक है जी। चाहे एक रेडी वाला हो वो भी सुबह टूथपेस्ट या ब्रश ले तो उसने भी 17% टैक्स देना है, या टीका से एक साशे ले, या चाहे एक बिलियनियर है वो सुबह टूथपेस्ट खरीदे तो उसने भी 17% टैक्स दे। इसकी बेहतरीन मिसाल से टैक्स है। तो रेग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब ये कि अमीरों पे कम टैक्स, गरीबों पे ज्यादा टैक्स। प्रोपोर्शन टैक्स कहते हैं कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, दोनों ने एक तरह का टैक्स देना है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं कि नहीं, अमीरों पे ज्यादा टैक्स क्योंकि वो ज्यादा कमा रहे, तो उसने हुकूमत उसमें, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है जी, और गरीबों पे कम टैक्स। या पाकिस्तान में प्रोपोर्शनल टैक्स भी चलता है सेल टैक्स की फॉर्म में, ठीक है जी, और
अगर किताबों में देख रहे तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, और अगर रियल लाइफ में देखे तो रिग्रेसिव टैक्सेशन है। तो तीनों कवर हो गया पाकिस्तान में। तो भाई समझ आ गई कि नहीं? प्रोपोर्शनल टैक्स तो सेल टैक्स की फॉर्म में वो दे देते हैं। चाहे एक स्टूडेंट हो, जिस तरह आप लोग, आप सब वो एक चीज देते हैं, ठीक है ना, मतलब टूथपेस्ट वगैरह, तो आपने 17% टैक्स देना है, और वही टूथपेस्ट अमीर बंदा है भी तो उसने भी 17% देना है। किताबों में है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के, ज्यादा अमीर लोग ज्यादा टैक्स देंगे, गरीब लोग कम टैक्स देंगे, जबकि रियल में अमीर कम टैक्स देते हैं और गरीब ज्यादा देते हैं। बस तकरीबन यही, क्योंकि रिग्रेसिव टैक्सेशन में हम उनके लिए इनकम कम शो करते हैं, रियल में उसने इनकम ज्यादा कमाई होती है, लेकिन हम उसको रिग्रेसिव टैक्स शायद यार कोई ऐसी वो हो, ठीक है ना, मुझे पता नहीं दिया एग्जाम्पल, लेकिन उसका एक अपना लॉजिक, एक अमीर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तो मिसाल है कि ज्यादा सैलरी लोगों तो ज्यादा टैक्स टैक्स दोगे, कम सैलरी लोग। रिग्रेसिव का मुझे इस तरह रियल लाइफ में एग्जांपल पता नहीं, देख के आपको बता दूंगा। ठीक है सलमान, लास्ट पैराग्राफ ये प्रोग्रेसिव टैक्स में मैं देख के आपको बताता हूँ, सुन दस एक मिनट या दे देते, ठीक है, मैं आपको बता के दे दूंगा। जैसे उसकी बात कर रहे हैं ना, वो ड्यूटी की बात कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटी की, मैं आपको इसका बता दूंगा, ठीक है जी। कोई अच्छे से एग्जांपल देकर मैं आपको समझा दूंगा, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड्स, यार एक अच्छे गुड्स टैक्स सिस्टम में कौन कौन सी खासियतें होनी चाहिए? आप किस टैक्स सिस्टम को अच्छा टैक्स सिस्टम कहोगे? क्लियर जी? यार एफिशिएंसी, क्लियर जी, इक्विटेबल और बेनिफिट प्रिंसिपल। क्लियर जी? एफिशिएंसी का मतलब ये है कि एक टैक्स सिस्टम में यह खासियत होनी चाहिए कि वो इकोनॉमी को डिस्करेज ना करे। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा था कि जो टैक्स होता है वो इन्वेस्टर को डिस्करेज करते हैं, क्लियर जी? लेकिन हम कहते हैं कि एक अच्छा टैक्स सिस्टम वो होता है कि वो इन्वेस्टर को डिस्करेज ना करे। एक तो इन्वेस्टर कंट्रीब्यूट करता जाए टैक्स की फॉर्म में, इन हुकूमत को टैक्स दे, और दूसरा वो इन्वेस्टमेंट भी कम ना करे। तो हम उस टैक्स सिस्टम को अच्छा टैक्स सिस्टम कहेंगे कि इन्वेस्टर डिस्करेज भी ना हो, बल्कि इन्वेस्टर टैक्स भी दे और इन्वेस्टमेंट को भी कम ना करे। तो एक ऐसे टैक्स सिस्टम को हम कहेंगे कि एक अच्छा टैक्स सिस्टम वो होता है कि जिसमें एफिशिएंसी हो, और ऐसे सिस्टम को हम गुड टैक्स सिस्टम कहते हैं कि इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट भी करे, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट भी कम ना करे और टैक्स भी साथ साथ दे। क्लियर जी? क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि एक जो टैक्स होता है ना वो इन्वेस्टर को डिस्करेज करता है। क्लियर? तो पहले पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? डिसइंसेंटिव टू वर्क, डिसइंसेंटिव टू वर्क ये कि उसको डिस्करेज ना करें ना, वो डिमोटिवेट ना हो ना टुवर्ड, समझ गए लेकर? कि वो डिमोटिवेट ना हो, इन्वेस्टमेंट विड्रॉ ना कर ले, इन्वेस्टमेंट को छोड़ ना दे कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करना, डिमोटिवेट ना हो। यार इंसेंटिव का मतलब ये कि आप उसको फायदा हो, मतलब डिसइंसेंटिव का मतलब ये कि उसको नुकसान ना हो ना। मैंने आपको यही बताया कि टैक्स सिस्टम एक अच्छा सा टैक्स सिस्टम होता है कि जिसका इकोनॉमी पर नेगेटिव इफेक्ट ना हो। इकोनॉमी पर नेगेटिव इफेक्ट किस फॉर्म में आएगा? जब इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, वो डिस्करेज हो जाएगा। तो एफिशिएंसी का मतलब ये है कि वो इन्वेस्टमेंट भी करें और साथ साथ टैक्स भी दें। जी जी तकरीबन सेम ही है। तो एफिशिएंसी का मतलब ये है कि यार इन्वेस्टर डिस्करेज ना हो, वो इन्वेस्टमेंट भी करे और टैक्स भी दे साथ साथ।
इससे पहले हमने पढ़ा था ना कि टैक्सेस डिस्करेज कर लेती है इन्वेस्टमेंट को, तो हम कहते हैं कि यार टैक्स सिस्टम ऐसा ना हो कि वो अगर डिस्करेज करे इन्वेस्टमेंट को तो फिर इनएफिशिएंट सिस्टम हुआ ना, अच्छा सिस्टम तो नहीं हुआ। हाँ वो सब तकरीबन एक ही तरह की चीजें हैं जी, लेकिन रिबेट्स का टर्मिनोलॉजी आपको ज्यादा टैक्स में मिलेगा, सब्सिडी की टर्मिनोलॉजी आपको इकोनॉमिक्स में ज्यादा मिलेगी, और इंसेंटिव की टर्मिनोलॉजी भी आपको इकोनॉमिक्स में ज्यादा मिलेगी। तो हर सब्जेक्ट्स की अपनी अपनी जुबान है। इक्विटेबल यार ये हम पढ़ चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू बंदे को टैक्स होना चाहिए। एक अच्छा टैक्स सिस्टम वो होता है कि लोग अपनी सलाहियत के मुताबिक टैक्स दें। फॉर एग्जांपल हायर टैक्स फॉर रिच पीपल, लोअर टैक्स फॉर पुअर पीपल, ठीक है। तो इक्विलिटी होना चाहिए ना, इक्विटेबल होना चाहिए। बेनिफिट प्रिंसिपल ये कि टैक्स के फायदा ज्यादा हो और नुकसान कम। इस तरह ऊपर हमने कहा कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ इकोनॉमी में हमने क्या कहा कि यार ऐसा ना हो कि हम कास्ट ऑफ कलेक्शन हमारी ज्यादा हो और जो उससे जो बेनिफिट्स आ रहा है वो टैक्स से वो कम हो, तो फिर तो गुड टैक्स सिस्टम नहीं हुआ ना। लेकिन अगर उसके बेनिफिट ज्यादा हो और कास्ट कम हो, यानी फायदा ज्यादा और उस पर खर्चा कम आ रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छा टैक्स सिस्टम है। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक आप मजीद तो नहीं है ना, नहीं तो एक अच्छा टैक्स सिस्टम में ये तीन बातें होनी चाहिए। एफिशिएंसी, ठीक है जी, कि इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट भी करे और रेवेन्यू भी इंक्रीज हो उनकी, और साथ साथ रेवेन्यू इंक्रीज आने में उसका टैक्स भी दे, वो डिस्करेज ना करे इन्वेस्टमेंट को। इक्विटेबल, हायर टैक्स फॉर रिच पीपल, इक्विलिटी जो हमने ऊपर पढ़ा, और बेनिफिट प्रिंसिपल कि उसके बेनिफिट ज्यादा हो और कास्ट ऑफ कलेक्शन कम हो। तो ये सवाल जी जरा इंपॉर्टेंट है। जी यार ये क्लियर है कि नहीं, मैं आगे जाऊं? ये एग्जांपल आप खुद कर देख लें। अच्छा अब टैक्सेस के मजीद फॉर्म, डायरेक्ट टैक्सेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर जी? डायरेक्ट टैक्सेस की बेहतरीन मिसाल पाकिस्तान में है इनकम टैक्स, ठीक है जी। और इनडायरेक्ट टैक्सेस का है सेल टैक्स। क्लियर जी? तो टैक्सेस के मजीद पर दो फॉर्म है, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं, ठीक है जी, जब बंदा इनकम कमा लेता है, ठीक है ना, तो उस पे जो टैक्स लगता है